हमारे संवाददाता हैं वो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, विनय त्रिपाठी, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी की। विनय बताइए क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्योंकि रुझानों के हिसाब से बीजेपी काफी आगे चल रही है। मैं विनीत त्रिपाठी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हूं और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक तीसरे राउंड के बाद अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वो पहले राउंड में प्रवेश वर्मा से पीछे चल रहे थे 74 मतों से, दूसरे राउंड में उन्होंने लीड ली और तीसरे राउंड में वो 343 वोट से प्रवेश वर्मा से आगे चल रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली कैंट में लेकिन भाजपा जो है वो लीड बनाए हुए है 303 वोट से। भुवन कुमार जो है वो आम आदमी पार्टी प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो लगातार भाजपा लेकिन बड़ी मार्जिन से आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में पीछे कर रही है। और ओवरऑल देखें तो भाजपा 50+ सीट्स पर जो है अपनी बढ़त बना रही है। सदर बाजार और खासकर मुस्लिम बाहुल इलाके जो है वहां पर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वहां पर आम आदमी पार्टी इस बार कई सीट पर पीछे चल रही है और वहां पर भाजपा का मत प्रतिशत जो है वो बाकी से बढ़ा है। बिल्कुल विनीत, ये एक बड़ा अपडेट आपने बताया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इस बार बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन अगर नई दिल्ली सीट की अगर बात की जाए तो अब जैसा कि आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं, तो कितने राउंड की कुल काउंटिंग होनी है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि अभी जो लड़ाई है कितनी दूर तक जाने वाली है। निश्चित तौर पर अभी ये लड़ाई थोड़ी लंबी है क्योंकि तीसरे राउंड का जो मतगणना है वो अभी अपडेट आया है। कुल 13 राउंड यहाँ पर होने हैं और 125 पोलिंग बूथ के जो काउंट है वो अभी यहाँ पर होने हैं। तो अभी ये शुरुआती रुझान है। निश्चित तौर पर अभी एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी वोटिंग काउंटिंग नंबर्स राउंड्स आगे बढ़ेंगे। संभवतः जो एक हम कह सकते हैं कि जीत और हार का जो एक बड़ा अंतर नजर आएगा वो कम से कम 7वें-8वें राउंड के बाद आएगा। लेकिन उससे पहले दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है किसी की तरफ वोट हो। पहले अरविंद केजरीवाल एक लंबे मार्जिन से जो है चुनाव जीतते रहे हैं, तो इस लिहाज से इस बार जो है उनका वोट पिछले बार की तुलना में काफी कम है और बहुत क्लोज मार्जिन से जो है वो भाजपा से आगे हो पा रहे हैं। पिछली बार ऐसी स्थिति नहीं थी। तो जी विनीत, लेकिन एक चीज आपने इससे पहले जो बोला कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है, तो ये क्या मान सकते हैं हम कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, तो उन्होंने काफी हद तक आम आदमी पार्टी को यहाँ डेंट कर दिया है और यही कारण है कि बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है मुस्लिम बहुल इलाकों में? निश्चित तौर पर AIMIM की पार्टी ने काफी हद तक डेंट किया और दूसरा कांग्रेस ने भी अपने वोटर को वापस लेने की एक कोशिश की है और उसका वोटर काफी हद तक उसके पास वापस आ रहा है। मेजॉरिटी में वो भले आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है, लेकिन जिस तरह से AIMIM को वोट गए हैं और कांग्रेस को उसका वोट बैंक थोड़ा सा वापस मिला है, उससे आम आदमी पार्टी को ज्यादा झटका लगा है। बिल्कुल, और अभी तक की जो हॉट सीट है उसके हिसाब से ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान जो कि है वो पीछे चल रहे हैं और ये एक तरह से वो इशारा है जो कि विनीत अभी बता भी रहे थे कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी कैसे आगे बढ़ रही है। और अमानतुल्लाह खान एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का माने जाते हैं, एक रिनोन चेहरा माने जाते हैं और मुस्लिम जो समुदाय है उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका नाम भी है। तो ऐसे में अगर वो पिछड़े हुए हैं तो ये बताता है कि इस बार शायद मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल से अपना जो मुख है वो मोड़ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमसे जुड़ने के लिए। अमानतुल्लाह खान ही नहीं, आतिशी भी के इलाके में भी एक बड़ी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, ओखला विधानसभा में, वहां पर भी आतिशी जो है वो पीछे रही है। तो इसका एक सीधा मैसेज है कि वहां पर उनको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला है। बिल्कुल, जो सपोर्ट की बात लगातार आम आदमी पार्टी कहती रही और जो पिछली 2 टर्म्स में मुस्लिम समुदाय का जो सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आया था वो इस बार के चुनाव में नहीं है। और शायद जब बाद में विश्लेषण होगा तो ये चीज़ ज़रूर निकल कर सामने आएगी कि मुस्लिम वोट अगर पूरी तरह से मिल जाए आम आदमी पार्टी को तो जो तस्वीर है वो काफ़ी हद तक बदल सकती है। और सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटें ही नहीं बल्कि कई अन्य सीटें भी हैं जहां पर जो छोटा छोटा मुस्लिम वोट बैंक है अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता
तो निश्चित तौर पर नतीजे कुछ और कहानी बयां करते। मुस्लिम वोटर के साथ साथ एक बड़ा वोट बैंक जिसे आम आदमी पार्टी अपना वोट बैंक कहती है और वहां पर भाजपा लगातार स्ट्रगल कर रही थी, वो सबसे बड़ा वोट पार्टी है झुग्गी बस्ती का। झुग्गी बस्ती के वोटर से ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इस बार कई विधानसभा क्षेत्र में, नई दिल्ली हो या फिर और इलाके हो, वहां पर आम आदमी पार्टी को वहां से उस तरह से वोट नहीं मिल पाए हैं और वहां पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के वोटर में बहुत बड़ी सेंध लगाई है, जिसकी वजह से कई सीटों पर भाजपा को लीड मिल रही है। आम आदमी पार्टी के जीतने की एक बड़ी वजह झुग्गी बस्ती का वोटर माना जाता है, क्योंकि तमाम सुविधाएं, चाहे अब वो पानी है, बिजली है, फ्री है, इसके अलावा और सुविधाएं जो भाजपा आम आदमी पार्टी घोषणा कर रही थी और उससे पहले वो देती आ रही है, उसका फायदा ज्यादातर झुग्गी बस्तियों को मिलता है। लेकिन इस बार भाजपा ने भी उसी तरीके के कुछ अपनी स्कीम्स रखी, लोगों से कनेक्ट हुए, उसको लोगों तक पहुंचाया कि नहीं, हम आपके लिए काम कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी अपने मंच से कहा था कि झुग्गी बस्तियां नहीं तोड़ी जाएंगी, हम उनको बेहतर सुविधाएं देंगे। तो मुझे लगता है वो एक प्रधानमंत्री का जो भरोसा पब्लिक तक गया है, उसने उसको एक्सेप्ट किया है और उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जो भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो दिया गया वो कहीं ना कहीं काम आता हुआ दिख रहा है। और हमने देखा कि प्रचार के दौरान बीजेपी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चाबियां सौंपी थी फ्लैट्स की, तो ये बताने की कोशिश करी थी कि जो कोर वोटर जिसे हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी का, वो शिफ्ट हुआ है कहीं ना कहीं, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसे मान सकते हैं विनीत। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं कि वोटिंग से ठीक पहले बजट के दौरान जो मिडिल क्लास के लिए जो अनाउंसमेंट की गई, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में चली गई, शायद ये एक कारण आप मानते हैं? मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स में छूट की एक बात हुई और वो घोषणा हुई, वो एक बहुत बड़ी राहत थी मिडिल क्लास के लिए। लेकिन मिडिल क्लास इन जो फ्री बीज की घोषणाएं आप कह सकते हैं या जो राहत की घोषणाएं कह सकते हैं, वो उससे ज्यादा बाहर निकलकर, जैसे हम लोग जिस दिन मतगणना के दिन फील्ड में घूम रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो वो एक आप कह सकते हैं कि 12 लाख रुपए की आयकर में छूट मिली, इससे मिडिल क्लास को एक राहत मिली और उसने राहत की सांस ली। लेकिन वो यहाँ पर वोट करने उसके लिए नहीं आए थे। मैक्सिमम लोग जो वोट करना चाहते थे वो इस बात के लिए करना चाहते थे कि सर, दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी की सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी है, कूड़े नहीं उठते हैं, गंदा पानी आता है, पानी जो साफ नहीं आ रहा है पीने का, लोग ज्यादातर जन समस्याओं पर आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो अपडेट्स के जरिए आ रही है। ओखला से अमानतुल्लाह खान जो है काफी पीछे हो गए हैं, जो डिफरेंस था वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा अगर मिल्कीपुर की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं, सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे हैं। ये मिल्कीपुर उपचुनाव की हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यहां अपडेट्स के मुताबिक मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी बढ़त अब बनती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली में जो काउंटिंग हो रही है, उसके अलावा मिल्कीपुर में भी काउंटिंग हो रही है और वहां की तस्वीर ये कहानी बयां कर रही है कि बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, जबकि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। अजीत प्रसाद वही हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हैं, लेकिन वो जो है अभी पीछे चल रहे हैं। और मिल्कीपुर सीट पर भी अभी तक के रुझानों के हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी ताकत लगाई, तमाम कैबिनेट मंत्रियों को लगाया गया प्रचार में। हमने देखा कि बड़े बड़े रोड शो भी हुए, तमाम रैलियां हुई और इसका जो असर हुआ वो काफी हद तक देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ स्टूडियो में अभी मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, अगर मिल्कीपुर सीट की अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर में जो है बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं और अजीत प्रसाद पीछे हैं। ये कहीं ना कहीं एक दो दिन पहले इसका अंदाजा लग गया था, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी हो या फिर अवधेश प्रसाद हो, वो लगातार आरोप लगाते रहे कि धांधली हुई है वोटिंग में, तो कहीं ना कहीं इशारा मिल गया था कि उनको हार का डर है इस बार। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी इस मामले में काफ़ी विख्यात है कि जैसे ही वो हारते हैं, हारने की कोई मतलब पॉइंट महसूस होता है तो वो आरोप लगाते हैं। आपको याद होगा, चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए उन्होंने, हजारों वोट कैंसिल कर दिए। उसके बाद इन्होंने इधर आरोप लगाए, फिर ईवीएम पर उनका प्रश्न उठाना कोई नया तो नहीं है। तो एक मिल्कीपुर उस लोकसभा क्षेत्र में आती है जिसमें अवधेश प्रसाद जीते हुए हैं। तो ऐसे में जब वो उस क्षेत्र से जीते हैं और वो हार रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद जी को
अयोध्या की सीट को ऐसे प्रचारित किया मानो ये उनके लिए शील्ड हो। जहां भी अयोध्या के मुद्दे को नीचे दिखाना हो, हिंदुओं को नीचे दिखाना हो, भाजपा को नीचे दिखाना हो, उन्होंने जिस तरीके से उस सीट को, अयोध्या सीट को जगह जगह प्रचारित किया, कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को इसको बहुत तकलीफ हुआ होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। तो मुझे लगता है मिल्कीपुर उस घटना का रिएक्शन है जहां समाजवादी पार्टी के इस तरह के जो प्रयासों को सरकार जनता हटाना चाहती है। तो मैं समझता हूं जो चुनावों के परिणाम आ रहे हैं ये एक्सपेक्टेड हैं, और वैसे भी हमेशा इस बात का रहता है कि जो पार्टी विधानसभा में सत्ता में है, विधानसभा में उसी के विधायकों के जीतने की संभावना अधिक रहती है, अनटिल और अनलेस कोई बड़ा पार्टी नेता हो, कोई बड़ा मुद्दा हो या कोई बड़ी चीज उलटफेर की हो। यहाँ ऐसा कुछ था नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि ये सीट पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, अब सरकार बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं चीजें बदलती हैं। लोगों को भी लगता है कि साथ रहो, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भाजपा है, तो हम समाजवादी पार्टी को जिताकर क्या करेंगे, सिर्फ एक कैंडिडेट बयानबाजी के लिए बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेड यही है और यही होना है। तो बिल्कुल मिल्कीपुर पर अपडेट यही है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट अजित